देखिए, कल मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट नरेश चौहान जी, जो वकील भी हैं और राजनीति विश्लेषक भी हैं। एचआर न्यूज पे आप देखते रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो उनका जो हमने सटीक विश्लेषण दिखाया है। और अब जो कल मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। एडवोकेट नरेश चौहान जी से जानेंगे कि जिस तरीके से जो विस्तार हुआ है या जो बदलाव हुआ है उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे, और आखिर क्यों किया गया, क्या मोदी की छवि को मेक ओवर करने के लिए किया गया। सीधा उसी पे चर्चा करेंगे। चौहान साहब, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। मोहनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाह रहे हैं, कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कई मंत्रियों की छुट्टी वहां कर दी है जो वरिष्ठ मंत्री थे। क्या लगता है, सरकार ने मान लिया कि कहीं ना कहीं कोरोना काल में आप के जो इंतजामात है, जो व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से धराशायी हुई। स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्री को हटा दिया गया, कई सारे यानी कि मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपने ये डिबेट, एक किस्म से ये चर्चा और एक विश्लेषण हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया, इसके लिए एचआर न्यूज का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और एक मोटी सी बात जो 2014 में आम दर्शकों के लिए भी और मतदाता के लिए भी, नागरिक के लिए भी, हमारी मोदी जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मोदी जी की सरकार का एक नारा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है। कम मंत्री, काम ज्यादा। ठीक है। तो ये सबसे पहला, मैं जो एक विश्लेषक के नाते, तो कल का जो मंत्रिमंडल फेरबदल, मंत्रिमंडल विस्तार है, इसको मोदी जी की भाषा में ही मैं परिभाषित करूं तो वो एक लाइन में आता है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस। मतलब जस्ट उलट हो गया जी। पहले नारा था मिनिमम गवर्नमेंट, कम मंत्री 81 हो सकते हैं, लेकिन 50-51 के करीब मंत्रियों से इन्होंने काम चलाया। अब कल के बाद कल का नारा जो निकल के आया है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नेंस। तो एक किस्म से ये एक लाइन का एक विश्लेषण। जहां तक आपने बात दूसरी छेड़ी कि 1 दर्जन मंत्रियों को ड्रॉप किया, उसमें एक बात हम पहले भी अपने चर्चाओं में अपने YouTube चैनल पर जिक्र करते रहे हैं कि देखो, जो एक निर्णय लेने की क्षमता और निर्णय लेने का इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी में वो मादा है। 1 दर्जन वरिष्ठ मंत्रियों को एक झटके में हटा देना ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया। अब बात आती है कि भाई ऐसे वरिष्ठ मंत्रियों को कैसे, क्यों हटा दिया, तो उसमें बड़ा स्पष्ट, अब किसी से छुपी हुई नहीं बात, पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा हमने इस कोरोना काल में, महामारी में, लॉकडाउन में, अघोषित इमरजेंसी में अनेकों बार इस बात को उठाया कि सब आदमियों को, खाली मंत्रिमंडल को ही नहीं, सरकारों को ही नहीं, जब तक आम आदमी की आप भागीदारी सुनिश्चित नहीं करोगे डेमोक्रेसी में, लोकशाही में, तब तक सही परिणाम नहीं आ सकते। और अब इस गवर्नमेंट में तो
कहने को सरकार थी, मंत्री थी, लेकिन अगर कोई पूछे कि कितनी कैबिनेट मीटिंग हुई भाई इस कोरोना काल में, कितनी बार मंत्रिमंडल ने कोई फैसले पास किए, सिर्फ एक दो आदमी ही सरकार सारे निर्णय ले रहे थे, सारे फैसले ले रहे थे, सारे फैसले रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं ना, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि बलि का बकरा बनाने के लिए हम मंत्रियों की बलि देंगे, हम कुर्सी थोड़ी छोड़ देंगे। जब काम तो हम कर रहे हैं, पावर सारी हमारे हाथ में है, लेकिन मामला नहीं संभल पाया, हालात बेकाबू हुए और कमियां खामियां इतनी हुई कि हमारी सरकार की देश में ही नहीं विदेशों तक थू थू हुई। तो अब उस थू थू को हम अपने ऊपर थोड़ी लेंगे, हम मंत्रियों पर बलि का बकरा हम मंत्रियों को बनाएंगे और मंत्री भी, मैं तो ये कहूंगा कि बलि का बकरा बनने लायक ही है। नहीं, लेकिन कांग्रेस टाइप में, कांग्रेस राज में, मोहनलाल जी, हाँ, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है ना, बोला खराबी तो इंजन में है। विपक्ष, हम विपक्ष नहीं, हम बात कर रहे नहीं, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई जब इंजन में, भाई सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है, बोला खराबी इंजन में है, आप डब्बों को बदल रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या बदलाव करने से कुछ हो जाएगा? क्या मैं वही बात कह रहा हूं, जाएगी अब आपने जो मेरी बात काट दी, मैं वही तो कहने जा रहा था कि कांग्रेस राज्य में 4-5 आदमी तो थे यंग तर्क, रामधन, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर के सरकार के नाक में दम रखते थे। जब मैं कह रहा हूं कि ये मंत्री बलि के बकरे बनने लायक थे, आज भारतीय जनता पार्टी में 303 मेंबर पार्लियामेंट में पूरे बहुमत में कोई यंग तर्क नहीं है। सरकार के खिलाफ सही को सही और गलत को गलत कहने वालों का अभाव है। इसलिए जब तक आप वो अपने भीतर भी आत्म मंथन नहीं करोगे और अपना आकलन भी अगर पार्टी के सांसद नहीं करेंगे, दबे हुए रहेंगे, तो एक दिन पार्टी में ही कोई भारी विस्फोट भी हो सकता है, कोई भारी बगावत भी हो सकती है आने वाले टाइम। वो तो आपने देखा होगा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई है, हर जगह तरीके से नहीं, अब जिस तरीके से कल मंत्रिमंडल में देश के अलग अलग हिस्सों से, महाराष्ट्र से, बंगाल से और हरियाणा से भी कहीं प्रमोशन की गई है, तो तमाम ये लगता है 5 राज्यों के जो चुनाव है उनको साथ करके पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया है। छवि जो धूमिल हुई है कोरोना काल में, उसको किस तरीके से बचाया जाए? नहीं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव भी आगे और 5 राज्यों के चुनाव है। 5 राज्यों के छोड़ दो आप, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। अभी एक जो हमारे तरकश में तीर है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो अभी हमें हो सकता है 2024 से पहले भी एक जनरल इलेक्शन देखना पड़ जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। तो 2024 की भी तैयारी है, 5 राज्यों के चुनाव की भी तैयारी है, और इन तैयारियों के अलावा भी हमने एजेंडा तय कर रखा है। वो एजेंडा घोषित है, कोई समझ में आए किसी के, वो उनकी समझ पर निर्भर करता है कि मोदी गवर्नमेंट का पहला टारगेट है कि हम मनमोहन सिंह सरकार के लगातार 10 साल के कार्यकाल को, उसका रिकॉर्ड तोड़ें। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के कार्यकाल का एज प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्ड तोड़ा जाए। फिर उसके बाद नेहरू के 17 साल के लगातार 1947 से 1964 तक के रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। तो अब अपोजिशन इसको कितना पढ़ पाती है, कितना नहीं पढ़ पाती है, लेकिन हम रेवाड़ी में बैठे आम आदमी की हैसियत से इन चीजों को पढ़ रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं HR न्यूज के माध्यम से कि भाई
ये अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, अपना एजेंडा इनके पास है। उस एजेंडे को अपनी कुर्सी क्यों छोड़ दें? जब सामने कुछ है ही नहीं तो ये ताश के पत्तों की तरह से अपने उनको पत्तों को फेंकते रहेंगे आगे भी। नहीं तो फिर जिन 12 को हटाया है, 1 दर्जन जो इतने दिग्गज थे, आपको नहीं लगता आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं बगावत के सुर भी सुनाई देंगे कि आप एक का एक मंत्रिमंडल से नहीं? एक भी नहीं, कतरा भी नहीं। अगर ये बात होती तो ये मंत्री रहते हुए इन्हें विरोध करना था। नहीं, एक और मंत्री रहते हुए, मंत्री रहते हुए, भाई मंत्री रहते हुए तो नहीं किया, गुणगान किया। ये राहुल गांधी के इस्तीफा मांग रहे थे श्री से रविशंकर प्रसाद जी, आपके कानून मंत्री। यही कह रहा हूं मैं। लेकिन इनको खुद को देना पड़ गया। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आज आ रहा है, बोला रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी जी का इस्तीफा मांग रहे थे और आज खुद को देना पड़ गया। स्वास्थ्य मंत्री की क्या स्थिति रही? लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिर इस्तीफा नहीं मांग रहे मोहनलाल जी, इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे। बाबा स्वास्थ्य मंत्री, हमने पहले भी चर्चा में किया है, बाबा रामदेव की वैक्सीन का प्रचार कर रहा है। देश का एमबीबीएस डॉक्टर, एमएस, एमडी, मतलब वो पढ़ा लिखा डॉक्टर जो है वो बाबा की वैक्सीन का प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन वो बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है। ठीक है, लेकिन इससे भी एक और मैसेज कहीं ना कहीं जाता है। मेरा अगर अपना आकलन है, हो सकता है आप क्या समझे कि भाई इतने 7 साल में आपके बीजेपी में शायद कोई ऐसा लीडर नहीं है जो यानी कि मोदी के बाद ओहदा ले सके। यानी कि आपने अब जिसमें जितने स्वतंत्र जो बनाए हैं, इसमें कांग्रेस से आए को भी आपने बांट दिया, तमाम लोगों को आपने बांट दिया, छोटे छोटे दलों से जो दोबारा से जो है आपने उनको साधने का काम किया है, जितने भी छोटे छोटे एनडीए के अंदर दल है। तो क्या लगता है खुश करने की कोशिश की गई है? कहीं ना कहीं जो छवि धूमिल हो रही थी, दबाव पड़ रहा था उन लोगों का कि छोटे छोटे, जैसे आपका जो है पंजाब से जो दल निकल गया, महाराष्ट्र से शिवसेना अलग हो गई, क्या लगता है कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा था कि धीरे धीरे छोटे छोटे दल एनडीए को छोड़ ना चले जाए? वो स्थिति कहीं ना कहीं। आप खतरा मत कहो, लेकिन खतरा तो है ही नहीं, खतरे की तो अभी कोई बात ही नहीं है। हाँ, जो आप कह रहे हो वो हम पहले भी चर्चा में कर चुके हैं कि अब जैसे कांग्रेस ने माइनॉरिटीज को और एससी वोट को वोट बैंक बनाकर उन्होंने 30-35% वोट बैंक को साध कर सालों साल राज किया। अब मोदी गवर्नमेंट ने इस कोरोना काल में, इस महामारी में भी उन्होंने अवसर तलाश लिया। और हमने बार बार कहा है कि हम नहीं कह रहे, ये सरकारी आंकड़े, इन्होंने 80 करोड़ और 55 करोड़ में देश को बांट दिया है। अब इनका फोकस 80 करोड़ वोटर पर है। उनको ये 5 किलो अनाज भी देंगे, उनके खातों में पैसे भी डलवाएंगे, उनकी परेड भी करवाएंगे, उनको कैद भी करेंगे, घर जाने भी नहीं देंगे, उनको कोरोना काल में बंधक भी बनाएंगे। लेकिन इनका लक्ष्य है कि इस 80 करोड़ को साध लो, 55 करोड़ जो है वो भाड़ में जाओ। वो तो 3 जगह 6 जगह अपने आप बंट जाएगा और हम आराम से आने वाले 15 साल तक, 20 साल तक भी राज करेंगे। एक और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि रविशंकर प्रसाद की तो शायद बलि इसलिए ली गई कि वो सोशल मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए, ट्विटर के ऊपर वो युद्ध करते रहे। इधर स्वास्थ्य मंत्री मतलब मैसेज कई सारे थे। मतलब आपको लगता है कोरोना काल के अंदर कई सारी चीजें गई है छन छन के, जो शायद मोदी जी तक पहले नहीं जा रही थी, या जो छवि धूमिल हुई है। एक मैसेज आईटी सेल उनका फेल हुआ है बीजेपी का। लगातार देखा होगा कि कांग्रेस कह रही हमने इनका करोड़ों रुपए का आईटी सेल ध्वस्त कर दिया। तो वो तमाम चीजें गई है कि कहीं ना कहीं छवि को धक्का लग रहा था ना कि किसानों ने इनकी छवि को बिगाड़ दिया, किसान आंदोलन ने छवि को बिगाड़ दिया, कि किसान आंदोलन का भी बहुत बड़ा इनको झटका लग रहा है कि 7 महीने से ज्यादा हो गए, किसान झुकने को तैयार नहीं है। तमाम शाम दान दंड भेद जो है बीजेपी ने अपनाए। किसान को, मोहनलाल जी, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि किसान को, इस वर्ग विशेष को ये
राजनीति से काटना चाहते हैं। जो हम बता रहे हैं कि 80 करोड़ का जो रोड मैप ये लेके चल रहे हैं, उसमें अब तक किसान की कहीं ना कहीं सरकार बनाने में, बिगाड़ने में भूमिका रहती थी। अब इनका लक्ष्य ये है कि हम बिना किसान के भी सरकार चलाएं, सरकार बनाएं। उस अपने उस मोटो को लेके, उस उद्देश्य को लेके ये चल रहे हैं। आपने देखा होगा अब इस मंत्रिमंडल विस्तार में कोई आया क्या किसान? कोई आया क्या पंजाब से? नहीं दिया। कोई आया छोड़ के चला गया। अरे तो हरदीप सिंह पुरी ले रखा है। हाँ। ऐसे ही किसी सरदार को ले सकते थे। हाँ। पंजाब से किसी भी सरदार को, किसी भी अल्पसंख्यक को नहीं लिया। नहीं, अल्पसंख्यकों में तो आ गए इन्होंने, बौद्ध भी ले लिया, क्रिश्चियन भी ले लिया। मतलब मेन तौर पे मुसलमानों से क्यों परहेज है? नहीं, मुसलमान भाई उनका भी बयान आया जब डीएनए सबका एक है। भागवत का बयान आया कि सबका डीएनए एक है। मोहनलाल जी, जब इनके पास है नहीं मुसलमान, और भागवत का बयान क्या आया, क्या कहा? आप अगर आप गौर से देखो कि मैं कह रहा हूं कि मोहन भागवत ने क्या गलत कह दिया। 1947 में धर्म के नाम पर 2 देश बटे, अंग्रेज की चाल से बटे। किसी का भी बहाना ले लो आप कि हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री होगा। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया। हिंदुस्तान ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया है। अब जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है वो पाकिस्तान में चला जाए, और जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहा था उनको छूट दे दी कि भाई तुम, अब ये मुस्लिम कंट्री बन गया है, तुम चाहो तो हिंदुस्तान आ जाओ। और लाखों लाख आदमी यहां से वहां, वहां से यहां गए। लेकिन पाकिस्तान में भी जो वतन परस्त, पाकिस्तान के जो वतन परस्त हिंदू थे आज भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। वो कैसे रह रहे हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, वो वहां की सरकार की खूबियां और नाकामियों पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार हिंदुस्तान से भी बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। वो क्यों नहीं गए? कि जो हिंदुस्तान के वतन परस्त मुसलमान थे, और कहीं ना कहीं मैं इससे और आगे बढ़ जाऊं तो कि जो उस मुगल या तुगलक या तुर्क शासन काल में जबरन धर्मांतरण के शिकार हुए थे, हिंदू से मुसलमान डर के मारे जोर जबरदस्ती बनवाए गए थे, जिनकी जड़ें हिंदू थी और देश में ही थे, तो उनकी वतन परस्ती ने उनको कहा कि नहीं, हम जिए या मरें हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। तो जो वतन परस्त मुसलमान 1947 में उनके पास ऑप्शन होते हुए धर्म के नाम पर पाकिस्तान नहीं गए, जो हिंदुस्तान में रहे, तो वो और हिंदुस्तान का हिंदू, उनका डीएनए एक हुआ या नहीं, ये आप बताओ। चलिए ये है एक मूल बात। ठीक है, लेकिन अब एक और चीज है ना, नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। क्या लगता है नए मंत्रिमंडल बनने के बाद कुछ राहत मिलेगी, बदलाव आएगा? देखो, राहत के नाम पर तो हम यही कह सकते हैं कि अभी जो एक विपक्ष के नाते, आज आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, आपकी एक डिबेट में हमने किसान नेताओं से ही डायरेक्ट बात करी थी कि आप राजनीति में
और डेमोक्रेसी में जब तक वोट की चोट नहीं मारोगे, जब तक आप वो तो बंगाल में मारी ना उन्होंने, नहीं मारी, उनका तो वहां कोई वजूद ही नहीं है। उनका वजूद मोहनलाल जी, आप मुद्दे पर आओ, उनका वजूद हरियाणा में है, उनका वजूद पंजाब में है, उनका वजूद यूपी में है। तो जब तक आप यहां चोट नहीं मारोगे, मैं आज के अखबार की बता रहा हूं, किसान आंदोलन भी, एक नेता ने कहा है कि हमें अपनी पार्टी, सरकार हमें बनानी चाहिए, हमें राजनीति करनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा धड़ा बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं राजनीति नहीं करनी, बस हम तो दिल्ली में केजरीवाल हुआ नहीं हुआ, दिल्ली में केजरीवाल नहीं हुआ पिछले तो केजरीवाल, अरे अन्ना ने नहीं कहा था मोहनलाल जी कि हमें राजनीति करनी है, आंदोलन अन्ना का था। केजरीवाल ने तो अन्ना को भी धता बताते हुए, उस आंदोलन में अच्छों को धता बताते हुए, क्योंकि केजरीवाल में लीडरशिप का एक गुण था, एक मादा था, उसने उस चीज को पहचाना कि ये लड़ाई खाली लोकपाल की नियुक्ति से नहीं होने वाली, इस लड़ाई में तो राजनीति करनी पड़ेगी, और वो आज भी कामयाब है। मतलब वो इस सारी चीज से कामयाब है। मैं ये कह रहा हूं किसान आंदोलन से, जैसा आप बता रहे हो कि सुर निकलने लग गए ना कि हमें राजनीति पार्टी, क्योंकि हमने मुद्दा उठाया था किसानों को आना चाहिए। हमने कहा, हम आज भी कह रहे हैं कि जब तक आप राजनीति नहीं करो, आपके पास आपका वोट बैंक है, जब तक इनको नहीं दिखाओगे। अब आप कह रहे हो एमएसपी की बात कर दो जी, बस हम तो इसी में खुश हैं जी, हमें ये कर दो वो कर दो। कानून कितने ही बने हुए हैं, कानून से क्या होता है जब तक आप व्यवहारिकता में तो हर साल हो रहे ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे ना, नहीं होंगे, कानून इंप्लीमेंट नहीं होते। कानून तो एक किस्म से बस खाना पूर्ति के लिए होते, जरूरत के हिसाब से, खाना पूर्ति के लिए। जहां लगा कि मोहनलाल को रगड़ा लगाना है, तो सैकड़ों आईटी एक्ट के जो थे वो कानून रद्द हो चुके, हम मोहनलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देंगे। ठीक है। और जहां हमें लगा कि मोहनलाल को सम्मान देना है, अवार्ड देना है, तो मोहनलाल के पुराने केस वापस कर देंगे और मोहनलाल को पुरस्कार दे देंगे। अब सवाल ये उठता है, 2022 में यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, सबकी निगाह यूपी पे है। पंजाब में बीजेपी मान रही है कि आपको शायद इतना ना परफॉर्म कर पाए आप, लेकिन यूपी उनका सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। तो आपको लगता है कि किसानों का भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बयान आया है, आने वाले दिनों के अंदर वो और खेल बिगाड़ेंगे वहां पर, क्योंकि सपा है और है, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का गोल करने के लिए लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से इनको घेरा जाए बीजेपी को। मोहनलाल जी, राजनीति की एक मंत्रिमंडल में जो तवज्जो दी गई है यूपी से अलग अलग कई सारे लोगों को, क्या लगता है यही कह रहा हूं मैं, भी अपनी गोलबंदी की है, अभी किसान अपनी करेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि इस राजनीति का एक बड़ा सीधा फंडा है कि आप खेल बिगाड़ो की कहोगे ना, तो आप वोट कटुआ हो। तो जो मतदाता है ना, वो बहुत मैच्योर है हिंदुस्तान का, और हर इलेक्शन में वो और मैच्योर होता जा रहा है। तो आप किसान भी ये भाषा छोड़ दें, ये भाषा बंद कर दें कि हम मोदी को सबक सिखाएंगे, हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे, योगी। आप अपनी राजनीति क्यों नहीं करते? आप जब तक पॉजिटिव खेल नहीं खेलोगे, आज बीजेपी और मोदी सरकार पावर में है, बहुमत में है, और वो रोड मैप मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने 80 करोड़ को साधना है, 55 करोड़ को इन्होंने 6 जगह बांटना है। किसी की मर्जी आए वोट दो, किसी की मर्जी आए वोट मत दो, तुम्हें अच्छा लगे उस पार्टी को वोट दो, लेकिन 80 करोड़ आदमी मैक्सिमम हमें वोट दे। तो ये नहीं 5 किलो गेहूं चाहिए क्या 80 करोड़ को? और बिल्कुल एजुकेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। इनको वजीफा भी दे रहे, मतलब हिंदू मुस्लिम से अब इन्होंने एक और कार्ड आगे चला दिया है, ओबीसी का,
एससी का, एसटी का, माइनॉरिटी का, आप इस सारे उलट फेर में, फेर बदल में, इस एक्सपेंशन में, जिसको कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस, वो बातें पढ़ो। अब ये हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़कर इन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, ये अगला इनका कार्ड है। और इस कार्ड की आपके पास, विपक्ष के पास अभी तक कोई काट मौजूद नहीं है। अच्छा चौहान साहब, आपसे एक अंतिम सवाल करता हूं, काफी लंबा समय हो गया। हमें जो जानकारी मिल रही है, ये मैं चैनल पे भी देख रहा था रात को, एक चैनल का विश्लेषण, वहां जो पत्रकार है, और वो हमने भी कई जगह सुना, आकलन किया अपने सूत्रों के हिसाब से, कि इसमें और भी कई मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए थे, हालांकि उनको वापस कर दिए गए, यानी कि उनको भी नसीहत दी गई है एक तरीके से, अल्टीमेटम, कि आपका भी जरूरत पड़ने के ऊपर इलाज किया जा सकता है। क्या ऐसा आपको अंदेशा है? इन 12 के अलावा और भी कई ऐसे धुरंधर थे। मोहनलाल जी, आप सूत्रों की बात छोड़ो, 1 दर्जन आदमियों को बलि का बकरा और एक सर कलम करना, ये अरे ये अपने आप में एक मैसेज है, खुला मैसेज है, ये क्लियर कट, इसमें कहीं को छुपाव कहां है? या वन मैन शो मतलब रहेगा, ये तो क्लियर कट है, ये मैसेज तो बड़ा साफ आ गया है, दुनिया ने देख लिया है कि परफॉर्म करो और हमारी ट्यून पे करो, वरना अपना घर बैठो। नहीं तो कैसे, मैं वही तो कहता, कैसे करेंगे मंत्री? अब स्वतंत्र आपने बढ़ा दिए, किसको बताइए? इस तमाम फैसले तो पीएमओ से हो रहे हैं ना। नहीं तो पीएमओ की आगे भी कैसे करेंगे? या तो अरे मोहनलाल जी, निर्मला सीतारमण ने कैसे किया, अनुराग ठाकुर ने कैसे किया, और जो बाकी मंत्री हैं वो कोई चुप रहा, कोई बोला ही नहीं। मतलब जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। तो आपको तो जैसी आपका नेतृत्व चाह रहा है, आप उन चीजों को बढ़ा चढ़ा के, आपका काम सिर्फ ढोल पीटना है, आपका काम तो उन चीजों को आपने कहीं नहीं किया और ज्ञान बांटने लगे, और आपने अपनी अलग लाइन देने की कोशिश करी, तो इसलिए आप उसके लायक नहीं हो। नहीं, उसके अंदर भी तो एक और चीज है ना, मैं आपसे बार बार समझना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि भी आपको जी हजूरी करनी पड़ेगी, निर्मला सीतारमण ने जी हजूरी कर ली, तो उससे बना क्या है? तमाम जो छींटे तो सीधे अभी भी प्रधानमंत्री पर ही पड़ रहे हैं ना। लोग तो मान रहे हैं कि सीतारमण तो प्रवक्ता बन के रह गई एक तरीके से, फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए भी। वो तो सिर्फ आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नक्की हो गया, फैसला कहां हुआ? तो यानी कि सीधा जो आप पे आरोप लगे हैं वो तो सीधा पीएम की छवि पे लगे है ना। अब पीएम की छवि कैसे बचा पाएंगे? और आप आएंगे, लेकिन जनता तो देख रही है ना कि इंतजाम कैसा रहा कोरोना काल के अंदर, किस तरीके से त्राहिमाम रहा, 4 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आप नहीं समझ पा रहे। मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि 80 करोड़ आदमी समझ रहे हैं, 55 करोड़ आदमी जो है ना, वो हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं, 55 करोड़ आदमी की नजर में इंतजामात नाकाफी होंगे सरकार के। 55 करोड़ आदमी में कहीं 20 करोड़ 30 करोड़ ज्यादा कम, उनका मत अलग हो सकता है, लेकिन जो हम बार बार घोषणाएं कर रहे हैं, जो बार बार पैसा दे रहे हैं, जो बार बार स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, जो बार बार हम उस समुदाय के लोगों को मंत्रिमंडल में, गवर्नर बनाने में, मतलब उन लोगों को हम आगे ला रहे हैं, तो वो लोग 80 करोड़ का जो पैकेज है लोगों का, मतदाताओं का, वो लोग इस सरकार की बीन पर नाचने के लिए तैयार हैं। तो फिर बीन पे नाच रहे हैं जनाब, तो 80 करोड़ लोगों में से ही तो मनरेगा की मजदूरी मिलती होगी। 55 करोड़ वालों को तो मनरेगा की मजदूरी नहीं मिलती होगी। जब 80 करोड़ लोगों को मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही, भाई आवाज तो वहीं से उठ रही है ना, मनरेगा भी नहीं मिल रहा लोगों को। मनरेगा तो जब होगा ना, जब लॉकडाउन, अब तो सब घर बैठे माल खा रहे हैं, आपको घर बैठे मिल रहा है। मनरेगा का मतलब तो आपको कहीं खुदाई करनी होगी, कहीं सड़क बनानी होगी। अब तो आप घर में बैठो, आपके घर राशन पहुंच जाएगा।
आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, काम करो ना करो। मनरेगा का आपके रेवाड़ी में आप खूब फ्रीलांसर पत्रकार हो, कहां काम हो रहा है आप मेरे को बता दो ढूंढ के। आप किसी विपक्षी नेता से पूछ के बता दो कि हमें किसी गांव में मनरेगा का काम बता दो, हम वहां की साइट पर जाएंगे और वो लेके आएंगे। तो मनरेगा की मजदूरी तो जब मिलेगी जब वहां कोई काम हो रहा होगा। चलिए, एक और नाम कल उछल रहा था, सुनीता दुग्गल का, और बताया जा रहा बड़ी तैयारी थी अपने हरियाणा से, क्या उसको लेकर के क्या आपकी प्रतिक्रिया है? बकायदा कई देखो, पोस्ट भी कर दिया था, नहीं पोस्ट भी कर दिया था, टीवी वालों ने भी दिखा दिया था और नेशनल टीवी ने भी दिखा दिया था। वो कहीं ना कहीं आप 2-3 दिन पहले का जो राजनीतिक घटनाक्रम है हरियाणा से जुड़ा हुआ, हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली में एक्स केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के फ्लैट पर डिनर करने पहुंचते हैं और सुबह अखबारों में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह अपनी बात कहने में वो एक बेलाग है, मतलब वो बेबाकी से अपनी बात कह देते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि भाई हाँ, राजनीति की बात हुई थी तो मैंने कहा कि भाई मेरा स्टेटस रेस्टोर कर दो। अच्छा। स्टेटस रेस्टोर करने का मतलब मैं कैबिनेट मंत्री था तो मेरे लड़के को कैबिनेट मंत्री बना दो। मतलब ये बात उन्होंने मनोहर लाल जी से कही होगी और मनोहर लाल जी भी अपनी मर्जी से डिनर करने नहीं गए। अच्छा। हाई कमांड ने कहा होगा कि भाई जाके नवज टटोड़ो, हम एक को ड्रॉप कर रहे हैं, एक को ले भी लेंगे, क्योंकि रतनलाल कटारिया की परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। नहीं है। तो जब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मेरा स्टेटस रेस्टोर कर दो, तो इसका मतलब कैबिनेट वो देने को तैयार नहीं होगा हाईकमांड कि भाई हम छोटा मंत्री एमओएस, रतनलाल कटारिया एमओएस है, राव इंद्रजीत सिंह एमओएस है, कृष्णपाल गुर्जर एमओएस है, तो हम एमओएस तो बढ़ा देंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट नहीं। फिर कहीं ना कहीं बात चली कि भाई हरिजन वोट, एससी वोट, दलित वोट कहीं नाराज ना हो जाए रतनलाल कटारिया को ड्रॉप करने से। तब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में, हलकों में इसका सुनीता दुग्गल का नाम चला। और एक और जब आपने हरियाणा की और ये बात छेड़ दी तो एक मैं और बता दूं कि रतनलाल कटारिया की भरपाई, रतनलाल कटारिया को ड्रॉप करके भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाकर वो भरपाई नहीं कर दी, वो सवाया दे दिया। भूपेंद्र यादव गुड़गांव जिले, गुड़गांव हरियाणा से, अरे गुड़गांव जिले, गुड़गांव पार्लियामेंट का, लोकसभा का अगला उम्मीदवार उन्होंने एक किस्म से घोषित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये राव इंद्रजीत सिंह की मर्जी है, वो वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो वो उनकी मर्जी है, वो वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लें, वरना भारतीय जनता पार्टी अपने दस्तूर के मुताबिक यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत लेकिन अगला कदम अहीरवाल पर, गुड़गांव लोकसभा सीट पर उठाने जा रही है। लेकिन उनके लिए तो आरती राव को स्थापित करना बहुत जरूरी है ना। मैंने आपको बताया भूपेंद्र, कैबिनेट की बात तो हमारी, अब वो बताएंगे राव इंद्रजीत सिंह, ये हम और आप नहीं बता सकते। आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि नहीं, ये हम और आपने, हमारा जो कल के मंत्रिमंडल का विस्तार और हरियाणा की जहां तक बात आई, मैंने उस पर अपना विश्लेषण, उसके बाद विधानसभा में अभी हमारे काफी टाइम है। वो तो ये भी करे ना, उनको भी एक और मंत्री पद दिए, नवाजा, बल्कि उनको तो देखे किस तरीके से सोशल मीडिया पे आ रहा है कि एक और पद दे दिया उनको मंत्रिमंडल में, राव इंद्रजीत सिंह को, कृष्णपाल गुर्जर को। मैं कह रहा हूं अगर वो इसमें खुश है तो बहुत बढ़िया होता।
हम और आप क्या कह सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि भूपेंद्र यादव का प्रमोशन, भूपेंद्र यादव की वो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र, अहीरवाल, यादव कम्युनिटी और हरियाणा के कोटे से उनको ये प्रमोशन मिला है। चलिए ठीक है, आज आप हमारे साथ बैठे, काफी हमारे दर्शकों को विश्लेषण के तौर पे काफी जानकारी मिली और लगातार हम लोग बैठेंगे, क्योंकि अब तो आगे आपको पता है 5 राज्यों के चुनाव है, लगातार हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, सभी पे हमारे को निगाह भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे राज्य, पंजाब में भी स्थिति आप देख रहे होंगे पिछले दिनों किस तरीके से वहां कांग्रेस में भी कोहराम मचा, हरियाणा में भी मचा हुआ है। आप कहें तो अगर आपके पास 2-4 मिनट का समय हो तो हरियाणा की स्थिति पे भी हम आपसे चर्चा कर लें। ये तो आपने मोदी कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा की, हरियाणा में भी कांग्रेस में जिस तरीके से थोड़ा सा कम शब्दों में मिल जाए हमें, क्योंकि हमारे दर्शकों की निगाह रहती है कि चौहान साहब के पास बहुत कुछ जानकारी रहती है। मोहनलाल जी, मैं कह रहा कि वो एक बड़ा अलग विषय है, बाकी पंजाब में भी और हरियाणा में भी और पूरे देश में हम बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सही काम नहीं कर पा रहा, वो अपने पार्टी में ही अपने नेताओं को ही खुश नहीं रख पा रहे, वहां भी इसी तरह के बदलाव की जरूरत है। जिस तरीके से कल 1 दर्जन का यह बदलाव हुआ है, तो वहां भी आपको लगता है बड़े बदलाव की जरूरत है? देखो, राहुल गांधी ने बड़ी बेबाकी से, बड़ी साफ गोई से उस आदमी की हमें तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उसकी जो चौकड़ी है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो आदमी आज तक तैयार नहीं हुआ है। उसने अपनी क्षमताओं को उसने स्वीकार किया आगे बढ़कर कि भाई मैं इस पद के लायक नहीं हूं, और ये गलती जो हार हुई है, ये जो पुअर परफॉर्मेंस रही है, ये मैं अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी लेता हूं, और गांधी परिवार से बाहर के आदमी को आप अध्यक्ष बनाओ, मेरे को रहने दो। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही, क्यों नहीं लोग उस चीज को मान रहे, ले रहे। तो कहीं ना कहीं वहां खोट है कांग्रेस का। तो उसमें आप हुड्डा को या कैप्टन अमरिंदर सिंह को या सचिन पायलट को या ज्योतिरादित्य सिंधिया को या जितेंद्र प्रसाद को दोष नहीं दे सकते। मोहनलाल जी, ये तो आपके अभिन्न अंग थे, ये लोग तो आपकी किचन कैबिनेट के आदमी हैं, ये तो आपके बहुत नजदीकी आदमी थे, ये तो आपके राजदार थे। आप अपने राजदारों को, अपने किचन कैबिनेट के आदमियों को नहीं संभाल पा रहे, नहीं अपने साथ रख पाए, तो ये आपकी अपनी कमजोरी है। तो ऐसे ही देर सवेर अगर नहीं संभाल पाओगे तो पंजाब और हरियाणा में भी कांग्रेस का यही हाल होगा। चलिए ठीक है, ये तो अब हमने आपसे 2 मिनट मांगा था, आपने दिया। बाकी इस पे भी बड़ा विश्लेषण हम करेंगे, आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार एचआर न्यूज को राजनीति से जुड़ी खबरें दिखानी है, और आप हमारे साथ, हम चाहेंगे और भी अगर कोई राजनीतिक आपके जानकारी आप निकाल के रखे ताकि एचआर न्यूज के दर्शकों को मिलती रहे। ठीक है, आपने और हमने ये चर्चा की मोदी कैबिनेट विस्तार पर, क्या कुछ उसके फायदे नुकसान होंगे अभी आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जो निकल के आई है इस विस्तार से, कि एक बार फिर कोशिश की गई है किसी भी तरीके से जो कोरोना काल में छवि बिगड़ी है उसको किसी भी तरीके से पॉलिश की जाए, एक बार बताया जाए लोगों को, नहीं कि मतलब अभी मोदी जी का ओरा गिरा नहीं है, ये कोशिश पूरी की गई है। मानते हो इस बात को कि ये कोशिश की गई है कि अभी ओरा गिरा नहीं है? अभी अरे हम बता रहे हैं ये कोशिश निरंतर जारी रहेगी। हाँ, अभी 3 सीट और बाकी है। हमने शुरू में कह दिया कि मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस, तो आने वाले टाइम में 3 सीटें भी हम भर सकते हैं, क्योंकि अभी मानसून सत्र आ रहा है, उसमें भी बहुत कुछ अभी यानी कि होना है। मानसून सत्र में देखा जाएगा बिल्कुल क्या आता है, उसमें भी किसानों ने चेतावनी दे ही रखी है कि हमने बताया हमारा टारगेट नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ने का है। पहले मनमोहन सिंह का तोड़ेंगे, फिर इंदिरा गांधी का, और फिर नेहरू का रिकॉर्ड। तो हमारी पूरी तैयारियां हैं। चलिए, तो आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे जल्दी, आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।